नमस्कार, मैं प्रनूप खन्ना। भारत में 3 राजनीतिक धाराएं बहती हैं। एक वो धारा जो सेकुलर की है, सेकुलरिज्म की है। दूसरी वो विचारधारा जो वामपंथवाद, कम्युनिस्टों की है। और तीसरी वो विचारधारा जिसमें आज दिल्ली के तख्त पर बीजेपी बैठी है, मतलब आरएसएस की विचारधारा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये वामपंथवाद है क्या, आखिर इस वामपंथवाद की जड़ें कहां कहां हैं, नक्सल क्या है, नक्सली कौन होते हैं, ये चाहते क्या हैं, आए कहां से हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए ये सब काम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके सरगना कौन कौन है। आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर वामपंथवाद होता क्या है। जिस क्रांति के नेता लेनिन थे, इस क्रांति को मार्क्सवादी क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि ये जर्मनी के स्कॉलर कार्ल मार्क्स के विचारों पर लड़ी गई थी। और तब लेनिन के करीबी हुआ करते थे एमन रॉय, जिन्होंने भारत में वामपंथवाद की नींव रखी थी, लाल झंडे को स्थापित किया और लाल सलाम का नारा दिया। वामपंथी यानी कम्युनिस्ट, जो ये कहते हैं कि धर्म अफीम की तरह है, जो ईश्वर में नहीं मानते, जो ये कहते हैं सत्ता जो है बंदूक की गोली से निकलती है, जिन्होंने लाल सलाम दिया, जो लाल झंडे को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जो ये कहते हैं कि एक सच्चा कम्युनिस्ट वही है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हों। पर यह बात कही किसने थी, यह आगे बताया था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते वक्त रूस हिटलर के साथ था और ब्रिटेन के साथ 36 का आंकड़ा था। तब भारत के वामपंथी कह रहे थे कि यह युद्ध साम्राज्यवाद के खिलाफ है, इसीलिए भारत के किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजों की मदद करने की जरूरत नहीं है। यह वो वक्त था जब देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ देश छोड़ो आंदोलन का अभियान चल रहा था। पर हिटलर ने अपने ही साथी रूस पर हमला कर दिया, जिसके बाद रूस ब्रिटेन के साथ हो गया। अब भारत के वामपंथी पशोपेश में आ गए कि वो किसका साथ दें, भारत में देश छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लें या फिर युद्ध में। पर वामपंथी धड़े ने विश्व युद्ध में लड़ने का निर्णय लिया। फिर वे कहने लगे कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए क्योंकि ये लोगों का युद्ध है, इट्स अ पीपल्स डेमोक्रेसी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि रूस के साथ ही इनकी राजनीतिक गतिविधियों का खेल चलता था। पर उसी वक्त चीन के अंदर भी एक परिवर्तन हुआ। माओ से तुन की सत्ता सशस्त्र क्रांति के द्वारा काबिज हुई। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब भी भारत के कम्युनिस्ट पशुपेश में ही थे। उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस आजादी का समर्थन करें या विरोध। भारत के कम्युनिस्टों ने 3 से 4 महीने के बाद ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा यह आजादी झूठी है, यह फरेब है, हमें आजादी चाहिए तो पूंजीपतियों से। और यह भी समझाया कि आजादी मिलेगी कैसे, जैसे जो अमीर जमींदार है उनसे मारपीट करके, उनसे जमीन छीन के, उनको मार के, अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा से दम भरकर, और हिंसा भी ऐसी कि रूह कांप उठे। समय का पहिया लगातार दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते 1962 आ गया। भारत की भूमि पर चीन का आक्रमण हुआ। भारत के सैनिक चीन के सैनिकों के साथ लहू बहा रहे थे, पर भारत में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यह मानने को तैयार नहीं थे कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है, बल्कि उनकी तो सोच ही कुछ और थी। EMS नंबूग्रिपात, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय कहा कि चीन ने भारत पर हमला नहीं किया क्योंकि चीन तो उस जमीन पर युद्ध कर रहा है जिसे वो अपना मानता है। तो जब पत्रकारों ने यह पूछा कि फिर क्या भारत ने हमला किया, इस पर उनका जवाब था नहीं, भारत ने भी नहीं, क्योंकि भारत जिस जमीन को अपना समझता है उसकी रक्षा कर रहा है। श्रीपाद अमृत डांगे, दोनों के बीच बस इसी बात पर तकरार थी जिसका एक ही विषय था, आखिर भारत पर आक्रमण चीन ने किया या नहीं। दोनों की विचारधारा तो एक ही थी, बस फर्क इतना था, एक चीन को अपना आदर्श मानता था और दूसरा
भारत की ही थाली में खाकर चीन का गुणगान नहीं करना चाहता था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई और उर्ग मार्क्सवादियों ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें दो खास नेता भी थे, कानू सान्याल और चारू मजूमदार। दोनों ही नेता नक्सल की नींव रखने वाले भारत के पहले नक्सलवादी थे। माउ सेतुन से प्रभावित और लेनिन को अपना आदर्श मानने वाले थे। चारू मजूमदार हथियारबंद क्रांति के जरिए सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। चारू चाहते थे सशस्त्र संग्राम और इसमें वो किसी भी तरह की देरी नहीं चाहते थे। इसी को लेकर 1966 में चारू को पार्टी से निकाल दिया गया और इसी साल बंगाल में चुनाव भी हुए और बंगाल में पहली बार कम्युनिस्टों की समर्थन वाली सरकार बनी और ज्योति बसु इस सरकार में मंत्री बने। चारू को इस सरकार से बड़ी आशाएं थीं, इसलिए सरकार बनते ही पहले ही हफ्ते में किसानों की सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता कानू सान्याल ने, और शुरू हो गया बंगाल के अंदर खूनी खेल का नया दौर। जिस वक्त की यह बात है उस वक्त बंगाल के सिलीगुड़ी और नक्सलबाड़ी में चारू और कानू का जोर चलता था और नक्सल की लपटें भी वहीं से उठनी शुरू हुई। और यही वो इलाके थे जहां से नक्सलवाद की लपटें उठी और पूरे देश में फैल गईं। आंध्र प्रदेश, बिहार, असम के इलाके नक्सल के प्रभाव में आ गए। पूरा बंगाल जल रहा था और उस आग की लपट अब दिल्ली तक भी पहुंच गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने पुलिस कार्रवाई करने का आदेश दिया और पुलिस ने चारू को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के 12 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। तो क्या चारू की मौत के बाद वामपंथी और नक्सलवाद क्या भारत में खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे कि आखिर वामपंथियों के कौन कौन से बड़े नेता या लोग सरकार में शामिल रहे अलग अलग पदों पे, और बात करेंगे पीएन हक्सर की। पीएन हक्सर जो कि प्रमुख सचिव थे इंदिरा गांधी के, नेहरू को अपना आदर्श मानने वाले थे, जिनकी उस समय की बनाई हुई पॉलिसीज आज मोदी सरकार बदल रही है। देखना ना भूलें अगला एपिसोड। नमस्कार।